हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10 से। देखिए यहाँ पर आज आपका जो है चैप्टर नंबर 7 है। यहाँ पर हम आज लोकतंत्र के परिणाम के बारे में जानेंगे। देखिए लोकतंत्र की अवधारणा के बारे में आप क्लास 6 से पॉलिटी पढ़कर आ रहे हैं एनसीईआरटी, वहीं से आप अवगत हैं। आपने ये भी देखा है कि लोकतंत्र आपके और जो शासन के स्वरूप हैं उनकी तुलना में कितना बेहतर है। इन सब बातों का आप शुरुआत से आप अध्ययन करते आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस चैप्टर में कुछ नया नहीं है। यहाँ पर जो जो बातों आपने पढ़ी हैं उन सब का यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन कर दिया गया उन बातों का, और फिर से यहाँ पे वो बातें रखी गई हैं एक निबंधात्मक तरीके से कि भाई लोकतंत्र क्यों बेटर है। तो वही बातें हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर नोट डाउन करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 पॉइंट है वो मैं नोट डाउन करवा दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब आपकी देखिए हेडिंग में बताया गया है कि भाई लोकतंत्र के जो परिणाम हैं इनका वास्तव में मूल्यांकन हम कैसे करें। देखिए आपने जो क्लास 9th की लिंगदो मैडम थी, लिंगदो मैडम ने क्लास 9th के जो बच्चों को, छात्राओं को, स्पेशली छात्रों को वहाँ पर बताया था कि कैसे हमारा लोकतंत्र जो है बेहतर है। उसके बारे में एक लंबी बातचीत का एक नतीजा निकला था, एक निष्कर्ष निकला था, और निष्कर्ष के आधार पर बच्चे वहाँ पर ये पहुंचे थे कि वास्तव में लोकतंत्र ही बेहतर है। आपने ये भी देखा था कि बहुत सारी जो दुनिया भर की सरकारें हैं, दुनिया भर की जो देश हैं, वो अपने आप में लोकतंत्र का होने का, यानी लोकतंत्रात्मक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वो लोकतंत्रात्मक नहीं है। इस बात का आपके हिसाब से एग्जाम्पल हमने चाइना का एग्जाम्पल रखा था, पाकिस्तान का एग्जाम्पल रखा था। यानी कि ये लोकतंत्रात्मक बताते तो हैं खुद को, लेकिन वास्तव में लोकतंत्रात्मक है ही नहीं ये देश। लोकतंत्रात्मक देश कौन से हैं वो भी आपने देखा था, जैसे हमारा भारत है। भारत एक पूर्ण रूपेण लोकतंत्रात्मक देश है। तो वो बातें यहाँ पर बताई गई। वहाँ पर हमने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई सारी शासन व्यवस्थाएं एक तरफ और लोकतंत्र हमारा एक तरफ है। यानी बहुत सारे दोष भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा लोकतंत्र बेटर है। लोकतंत्र हमने बेहतर क्यों बताया था? पहला यहाँ पे रीजन ये था कि भाई नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। ये लोकतंत्र हमारा बेहतर क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहला पॉइंट यही है कि भाई नागरिकों में समानता का बढ़ावा देता है। यानी हमारे मौलिक अधिकारों में इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म, जाति, लिंग, समुदाय से आते हैं, सभी कानून के समक्ष समान हैं। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी बात यह है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। अब चूंकि यहाँ पर हमारे देश में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, यानी कि हम लोग जो संविधान की नज़र में, कानून की नज़र में, लोकतंत्र की नज़र में हम समान हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जो है उसकी गरिमा के साथ, यानी उसको सम्मान जो हम देते हैं उस सम्मान के साथ हम उसके साथ जो है यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं कर सकते। उस सम्मान उसे हम जो है हे दृष्टि से या निचली दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। यानी कि आप ये बात जानते होंगे, चाहे एक गरीब व्यक्ति सही, चाहे एक अमीर व्यक्ति सही, अगर गरीब व्यक्ति का भी शोषण होता है, उसके गरिमा को हनन पहुंचता है, तो वो व्यक्ति भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। तो हम यहाँ पर हमने व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाया है लोकतंत्र में समानता को लाकर। तो यहाँ पर आपका यही बताता है। दूसरी बात यह है कि भाई फैसलों में बेहतरी आती है। फैसलों में बेहतरी इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओपनली डिस्कशन करते हैं। यानी हमारी संसद में आपने देखा होगा कि भाई बहस होती है, किसी मुद्दे को लेकर तमाम चर्चाएं होती हैं। चर्चाओं के अनुसार वहाँ पर कुछ रिजल्ट निकल के आता है, कुछ वहाँ पर उनमें अगर मान लीजिए तालमेल नहीं बैठता है उन बहसों में, तो क्या होता है, कोई विधेयक पारित नहीं हो पाता है। ये बात आप देखते होंगे। तो ऐसे करके एक लंबी बहस के फलस्वरूप वहाँ पर क्या होता है, बेहतरी आती है कि भाई कोई चीज़ें, मान लीजिए हम कोई कानून लाना चाहते हैं, कोई कानून या नियम बनाना चाहते हैं। अब मान लेते हैं संसद के सदस्य उस पर सहमत नहीं है, तो वो चाहते हैं इसमें कुछ फेरबदल हो, तो हम वहाँ पर फेरबदल भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके क्या होता है कि फैसले हमारे बेहतरी के साथ आते हैं, यानी कि इसमें और ज़्यादा इंप्रूव होकर आते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पर गैर लोकतांत्रिक, यानी कि जो अलोकतांत्रिक सरकारें हैं आपकी, जैसे हम राजशाही मान सकते हैं, तानाशाही वाली मान सकते हैं, तो उन वहाँ पर सरकारों में तो कोई बेहतरी की गुंजाइश ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो राजा ने या जो है तानाशाह ने डिसीजन ले लिया, उसे आपको सबको मानना है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आपको उसे मानना ही मानना है। तो यहाँ पर हम क्या है कि भाई फैसलों में बेहतरी आ रही है। तीसरी बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि हमारे जो फैसले हैं वो बेटर हो रहे हैं। चौथी बात यहाँ पर यह है कि टकराव को टालने और संभालने का तरीका है। यानी कि हमारे कोई वैचारिक मतभेद हैं या हमारे कोई भी मतभेद हैं, उनको हम टाल सकते हैं, उनको हम आपस में बैठ के निपटा सकते हैं। जबकि राजतंत्र में ऐसा नहीं है। राजतंत्र में आपने देखा होगा विद्रोह फूटता है तो क्या होता है, मारकाट मच जाती है, सत्ता के लिए जो है, सिंहासन के लिए मारकाट होती है, लोग मारे जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे देश में अगर किसी को विद्रोह करना है, किसी को यहाँ पर
असहमति जतानी है उसका भी एक प्रॉपर तरीका यहाँ पे डिफाइन किया गया है संविधान में। यानी असहमति अगर आप किसी बात को लेकर जो गवर्नमेंट के या सरकार के फेवर में नहीं है तो उस असहमति को भी जताने का एक तरीका है, प्रॉपर तरीका है। उस असहमति को जताने के तरीके के जरिए आप जो टकराव है या फिर आपका जो मतलब तालमेल है वो तालमेल आप बिठा सकते हैं, जबकि राजशाही वगैरह में नहीं होता है ऐसा। राजशाही में तो दूसरे की बात सुनने का मौका ही नहीं है। पांचवी बात यह है कि भाई गलतियों को सुधारने की गुंजाइश है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ पर हमने कोई भी भूल कर दी हो उसको हम सुधार सकते हैं। ऐसी यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सुधारी नहीं जा सकती है। जैसे हमें मालूम है, आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को किसी टाइम पर एक विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था, और विशेष राज्य का दर्जा ऐसा दिया गया था कि उसका संविधान हमारे भारत के संविधान से बिल्कुल अलग था। यानी कहने को तो हमारे भारत का अंग था, लेकिन वो एक अलग ही राह पे चल रहा था। उस समय क्या नीति रही वो आप लोग सब जानते हैं, क्या परिस्थितियां रही जिसकी वजह से उसे स्पेशल राज्य का दर्जा देना पड़ा। लेकिन समय की मांग को देखते हुए ये बात स्वीकार की गई कि जब तक यहाँ पर हमारा यानी कि जो जम्मू कश्मीर राज्य पूरी तरह से हमारा तब तक नहीं होगा जब तक हम इसे अपने एकीकरण वाले कानून में या एकीकरण वाले संविधान में नहीं लेकर आएंगे। तो हमने क्या किया, उस गलती को सुधारा और 370 को आर्टिकल को वहां से हटा दिया। तो आप देख रहे हैं वहां पर धीरे धीरे सुधार भी आ रहा है, धीरे धीरे जो है वहां पर जो अलगाववाद वाली स्थिति थी वो भी नियंत्रण में आ रही है। तो ये मेन चीज यहाँ पर क्या है कि गलतियों को सुधारने की गुंजाइश है यहाँ पर, क्योंकि लोकतंत्र है तो हम यहाँ पर गलतियां सुधार सकते हैं। यानी हमने पूर्व में कोई गलतियां कर भी दी हैं तो उन्हें हम सुधार सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने देखी कि हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई लोकतंत्र बेहतर हो सकता है। यानी लोकतंत्र जो है इसका मूल्यांकन हमने ये किया, भाई लोकतंत्र जो है अन्य जो आपके जो है अलोकतांत्रिक सरकारें उनसे कई गुना बेहतर है। आप देखते होंगे, देखिए यहाँ पे बताया गया है, यानी हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं बात करते हुए तो अधिकांश यानी कि यहाँ पे बताया गया है अधिकांश लोग अन्य किसी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो है लोकतंत्र के कामकाज यानी कामकाज से वो संतुष्ट नहीं है। ये बात आप जानते हैं। देखिए लोकतंत्र को सभी लोग बेहतर मानते हैं, लेकिन इसके कामकाज से वो उतनी बड़ी संख्या में संतुष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आप ये भी बात जानते हैं कि यहाँ पर सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सभी लोग यहाँ पे ईमानदार नहीं होते, कुछ भ्रष्ट लोग भी यहाँ पे शामिल हो जाते हैं, कुछ यहाँ पर जो लालची टाइप लोग भी शामिल हो जाते हैं। ऐसे में लोकतंत्र की जो गतिविधियां होती हैं वो प्रॉपर में संचालित नहीं हो पाती हैं। तो वहां पर आप देख पाते होंगे कि लोकतंत्र के कामकाजों में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पर लोकतंत्र को लोग बेहतर तो मानते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी लोगों को ये लगता है कि भाई ये शासन का यानी कि बेहतर रूप तो है, लेकिन शासन की जो व्यवस्था चल रही है ये इसमें कुछ अमूलचूल परिवर्तन लाना चाहिए ताकि ये और बेहतर बन पाए। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि सैद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र जो है अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यवहार में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। व्यवहार में अच्छा ना मानने का रीजन यहाँ पर सबसे बड़ा यही है। क्या रीजन है? क्योंकि व्यवहार में यहाँ पर इसे जो यहाँ पर इम्प्लीकेशन करने वाले लोग हैं, अगर वो बेहतर नहीं आएंगे, वो अच्छे लोग नहीं होंगे, तो यकीन मानिए इसे अच्छे से यहाँ पर व्यवहार में नहीं लाया जा सकेगा। मान लेते हैं सत्ता में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं जिन्हें अनुभव ही नहीं है, जो केवल जनता के समर्थन से आ तो गए हैं, लेकिन उन्हें अनुभव ही नहीं है कैसे लोकतंत्र चलाया जाए, कैसे देश में सामंजस्य बिठाया जाए, कैसे लोगों को समानता के दायरे में लाया जाए, उन्हें अनुभव ही नहीं है बिल्कुल। तो ऐसे में जो लोकतांत्रिक मूल हैं उन मूल्यों का हनन हो जाएगा। ये सिद्धांत तो हमारे लोकतंत्र के बहुत बेहतर हैं। लोकतंत्र के सिद्धांती यही कहते हैं कि सभी को यहाँ पे साथ में आना चाहिए। यानी लोकतंत्र का निर्माण ही इस बात के लिए हुआ है कि सब मिलकर साथ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर लोकतंत्र सिद्धांत में बेटर है, लेकिन व्यवहार में कभी कभी ये अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा ना मानने का रीजन ये है क्योंकि यहाँ खींचतान वाली स्थिति होती है। खींचतान वाली स्थिति आप जानते होंगे कि यहाँ पे तमाम जगह पर सरकारें जब बनती हैं और सरकारें जब स्पष्ट बहुमत में नहीं हो पाती हैं तो क्या होती हैं कि छोटी छोटी जो सरकारें होती हैं आपस में मिलकर एक बड़ी सरकार का गठन करती हैं। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कैसे आपने पिछले अध्यायों में देखा है कि वहाँ पे कार्टून के माध्यम से समझाया भी गया था कि कोई वहाँ पे कुर्सी पकड़े हुए, कुर्सी का एक पैर पकड़े हुए, कोई सीट पर वहाँ पे बैठना चाह रहा है, कोई वहां पर सीट पर पीछे लटका हुआ है, यानी खींचतान वाली स्थिति बनती है। लोग सरकार तो बना लेते हैं मिलजुल कर, लेकिन वहां पर खींचतान वाली स्थिति बनती है। और जब खींचतान वाली स्थिति रहती है तो ऐसे में लोकतंत्र के परिणाम भी बेहतर नहीं आते हैं। तो यहां पर कभी कभी फिर लोगों को लगता है कि भाई लोकतंत्र से बेटर क्या है, आपके अन्य जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ज्यादा बेटर है। कम से कम एक व्यक्ति को संभाल रहा है, यहाँ पर खींचतान हो रही है, वो खींचतान तो नहीं हो रही है वहां पर, लेकिन फिर भी लोगों का ये विश्वास होता है कि खींचतान लंबे समय तक नहीं रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र में विकल्प होते हैं। विकल्प यही है कि भाई आपकी खींचतान वाली स्थिति है तो हम 5 साल बाद उसे समाप्त कर सकते हैं। मान लेते हैं इस बार हमने किसी को स्पष्ट बहुमत में नहीं ला पाई सरकार में, 5 साल बाद हम ऐसी सरकार को चुनेंगे जो कम से कम स्पष्ट बहुमत में हो, तो ऐसे करके खींचतान वाली स्थिति समाप्त हो जाएगी। तो हमारे पास विकल्प भी होते हैं, जबकि अलोकतांत्रिक सरकारों में विकल्प नहीं होते हैं। यहाँ पर हमारे पास विकल्प भी हैं। तो यहाँ पर वही सब बातें कही गई हैं।
देखिए यहाँ बताया गया है कि आज दुनिया के 100 से ज़्यादा देश जो हैं ये किसी ना किसी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका खुद का संविधान भी है, यानी कि यहाँ पर चुनाव वगैरह भी होते हैं। बुनियादी अधिकार आप सब लोग जानते हैं, बुनियादी अधिकार हमारे कौन से होते हैं, जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकारों में जो अधिकार रखे गए हैं वास्तव में वही बुनियादी अधिकार होते हैं। तो ये बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र का स्वरूप एक जैसा नहीं है। लोकतंत्र का जो सामंजस्य है अधिकांश देशों में समान है, अवधारणा समान है, लेकिन सामाजिक स्थिति, आर्थिक उपलब्धि और संस्कृतियों के मामले में ये काफ़ी डिफर हैं। इन लोकतंत्र तो है देशों में, लेकिन फिर भी इनके यहाँ लोकतंत्र के जो परिणाम आए हैं परिणाम वो एक जैसे नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि अपने आप में इनका कल्चर अलग है, इनकी आर्थिक उपलब्धियाँ अलग हैं, संस्कृति के मामले में एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन इन्होंने वो सब अधिकारों की बात कही है जो अधिकारों की बात हमने अपने देश में कही है। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट लिख लेना। सेकंड पॉइंट यहाँ पे आप लिख लेना कि सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को यहाँ पर अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे इतना अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि आज दुनिया के लगभग 100 देश किसी ना किसी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना। थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपने ये भी देख लिया कि भाई लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो विभिन्न भिन्न आर्थिक पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि है, सांस्कृतिक कल्चर है, उसका भी असर पड़ता है। तो इस असर की वजह से जो एक जगह की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की उपलब्धि है वो दूसरी देश में उसकी अपेक्षा करना ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि हर देश लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप हर देश तरक्की नहीं कर सकता है। हो सकता है किसी देश की स्थिति ऐसी हो, किसी देश का कल्चर ऐसा हो कि उसने लोकतंत्र में रहकर ज़्यादा तरक्की की हो सकता है कोई देश ऐसा हो, श्रीलंका जैसा, कि भाई लोकतंत्र के उसमें फंसकर, जाल में फंसकर वो आपस में एक वहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया हो। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि लोकतंत्र जो है ये अलग अलग है स्वरूप, यानी कि जरूरी नहीं है इसका जो रिजल्ट है हर जगह सेम ही दिखाई दे। जैसे आपने देखा था कि बेल्जियम ने कैसे करके लोकतंत्र में टकराव को उन्होंने संभाल लिया था, वही श्रीलंका ने लोकतंत्र होते हुए भी टकराव को संभाल नहीं पाया और एंड में वो गृह युद्ध में घिर गया। गृह युद्ध आपने देखा था, सिंहली और तमिल संघर्ष करता थे, उनके मध्य जो है लंबा संघर्ष चला जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए अपने देश में। तो ये भी स्थिति क्रिएट हो सकती है। तो यानी यहाँ पर आप वही चीज़ें हैं कि लोकतंत्र किसके हाथ में है, कौन चलाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें और कही गई हैं यहाँ पर कि कई बार हमें लगता है कि लोकतंत्र हर मर्ज की दवा है, यानी कि हर चीज़, हर मर्ज की दवा लोकतंत्र ही है, लोकतंत्र से ही हमारे सारे काम हो जाएंगे। और हम लोकतंत्र के प्रति लोगों की जो दीवानगी है, उनका प्रेम है, उनको देखकर यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान है। और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम फिर इन्हें दोष भी लगाने लगते हैं। यानी कभी तो हम ऐसे लोकतंत्र में इतनी दीवानगी दिखा देते हैं, हमें लगता है लोकतंत्र ही हमारा सब कुछ करेगा, लोकतंत्र ही हमें समाज में बराबरी का अधिकार दिलवाएगा, लोकतंत्र ही हमारा आर्थिक समानता लेकर आएगा, राजनीतिक रूप से भी हम समान होंगे, हम सब ये बातें कह देते हैं। लेकिन जब हमारी कुछ अपेक्षाएं जो होती हैं वो खरी नहीं उतरती हैं लोकतंत्र में, तो हम फिर लोकतंत्र को दोषी भी ठहराने लगते हैं। तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि भाई लोकतंत्र हर मर्ज की दवा तो नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी यहाँ पे कमियां हैं। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि लोकतंत्र एक शासन का स्वरूप भर है, लोकतंत्र पूरी दवाई नहीं है। यानी लोकतंत्र ये नहीं है कि लोकतंत्र हर मर्ज की दवाई है कि लोकतंत्र ले आओ हर मर्ज दूर हो जाएगी, हर देश का पूरा जो संकट दूर हो जाएगा। नहीं, ये शासन का स्वरूप है और शासन का स्वरूप डिपेंड करता है चलाने वाले कौन है। यानी कि यहाँ पर लोकतंत्र में पहुंचने वाले कौन है, जो लोग लोकतंत्र को हैंडल कर रहे हैं, लोकतंत्र में शासन व्यवस्था का नियंत्रण कर रहे हैं, अगर वो लोग अच्छे होंगे तो यकीन मानिए लोकतंत्र यहाँ पर सुखदायी होगा। और मान लीजिए लोकतंत्र में पहुंचे हुए जो लोग हैं, लोकतंत्र में लोकतंत्र चलाने वाले लोग हैं, शासन व्यवस्था में पहुंचने वाले लोग हैं, वो अनभिज्ञ हैं, जानकार नहीं है, तो ऐसे में लोकतंत्र कष्टदायी होगा। लोकतंत्र से जो लोग अपेक्षाएं रख रहे हैं बेहतर रिजल्ट की, वो बेहतर रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को भी समझना होगा, हमें भी समझना होगा कि भाई ये एक शासन का स्वरूप भर है, पूरा ये लोकतंत्र जो है हर मर्ज की दवा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना नहीं है, ये समझ लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि भाई देखिए यहाँ पर ये पॉइंट लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना आप अगला पॉइंट करके। देखिए मैं पॉइंट नंबर भूल गया, फिर से ये मेरी कमी सबसे बड़ी रही है कि मैं पॉइंट नंबर भूलता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। तो थर्ड पॉइंट में लिख लेना कि लोकतंत्र हर मर्ज की दवा नहीं है, यह शासन का एक स्वरूप भर है। ऐसे लिख लेना थर्ड पॉइंट कि लोकतंत्र हर मर्ज की एक दवा नहीं है बल्कि शासन का एक स्वरूप भर है। फिर आप इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि भाई यह कुछ चीज़ों को तो बेहतर बना सकता है, यानी कुछ चीज़ों में नागरिकों को लाभ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र अनेक चीज़ें ऐसी हैं
इन्हें ज़्यादा सरोकार नहीं होता यहाँ पर, और हम उन्हें बहुत ज़्यादा मूल्यवान मानते हैं। इन लोकतंत्र की नज़र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें लोकतंत्र जो है ज़्यादा मूल्यवान नहीं मानता है, और यानी कि उन्हें जो है उन्हें ज़्यादा जो प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा, आप लोग, हम लोग जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमें लगता है कि भाई यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं जैसे IAS IPS हैं, उन्हें ज़्यादा अधिकार देने चाहिए। अब उन्हें जो है, जो आपके कम पढ़े लिखे लोग हैं जैसे नेता टाइप लोग हैं, उनके नीचे काम करना पड़ता है। हम लोगों को काफ़ी बार लगता है कि भाई एक IAS IPS को स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। यानी लोकतंत्र में क्या है कि भाई उसे एक तो समर्थन प्राप्त है, यहाँ पर पढ़ाई को महत्ता नहीं, यहाँ पे पढ़ाई की महत्ता नहीं है, यहाँ पे महत्ता है लोगों के समर्थन की। तो इसलिए लोकतंत्र में बहुत सारी चीज़ों की हम जो अपेक्षा करते हैं वो चीज़ें निकल के नहीं आ पाती हैं। तो यानी वहीं सब कहा गया है, लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली ये जादू की छड़ी भी नहीं है। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ बताया गया है उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन। यानी कि यहाँ पर उत्तरदायी हो, जिम्मेदारी लें और वैध शासन हो। देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो यहाँ पर लोकतंत्र में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है लोगों का अपना शासक चुनने का अधिकार और शासकों का नियंत्रण बरकरार रहे। देखिए, यहाँ पर आप लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि भारत की स्थिति या फिर अन्य देशों की स्थिति, अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में सभी लोग जो है अपना शासक चुनने में पूरा का पूरा जो कह सकते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी तरह से यहाँ पर जो है अलर्ट नहीं होते, पूरी तरह से यहाँ पर वो जानकार नहीं होते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि हम जो शासक चुनने जा रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, यानी कि उस शासक का मूल्यांकन करने में समर्थ नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने देखा भी होगा भारतीय लोकतंत्र में कि यहाँ पर मात्र, अगर हम एक देखिए, ये जो एक थ्योरी है, इसमें ये थ्योरी में बताया गया है कि किसी भी देश में 10% अच्छे लोग होते हैं और 10% बुरे लोग होते हैं, और बाद बाकी 80% लोग होते हैं इनका कोई मत ही नहीं होता है। यानी कि ये तो ना हाँ की स्थिति में होते हैं या ना की स्थिति में होते हैं। ये तो बस ये देख लेते हैं कि हाँ 10% वाली भीड़, अगर इन्होंने देखा 10% वाली भीड़ पहले एक तरफ मुड़ गई, अच्छाई की तरफ मुड़ गई, तो ये 80% वाले 10% के साथ हो जाते हैं, तो ऐसे करके 90% लोग अच्छे हो गए। अगर ये लगा कि भाई 10% वाली भीड़ यहाँ पर बुराई की तरफ मुड़ गई, तो यहाँ 80% वाले लोग किसकी तरफ, 10% जो बुराई की तरफ वाले इनके साथ ऐड हो जाते हैं, तो ऐसे करके 90% लोग यहाँ पे बुरे हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा, जैसे हम छोटी कक्षाओं में थे, 6, 7, 8 या फिर बड़ी कक्षाओं तक हमने अध्ययन किया है, तो वहाँ पर हमारे जब टीचर कोई सवाल पूछते थे तो वहाँ पर आपने देखा होगा, अगर उस सवाल पर क्लास में से मान लीजिए 50 बच्चों की क्लास है, और 50 बच्चों की क्लास में से 5 बच्चे जो हैं कोई एक आंसर बताते हैं, मान लेते 5 बच्चे कह रहे हैं 2 + 2 = 4 है, और ये आंसर जो है यहाँ पे 2 + 2 जो है 4 है, ये आंसर सही है। अगर ये 5 बच्चे पहले खड़े हो जाते हैं सही आंसर बताने वाले, तो हम देखते हैं पीछे से जो 25-30 जो हाथ हैं वो भी इनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, वो भी इनके समर्थन में तत्काल खड़े हो जाते हैं कि हाँ सर हमारा आंसर भी यही है। और मान लेते हैं यहीं पर स्थिति थोड़ी उल्टी होती है। यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि भाई 5 ऐसे बच्चे खड़े हो जाते हैं जो 2 + 2 बताते हैं, भाई 2 + 2 = 5 होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनके समर्थन में वो 25-30 बच्चे ऐसे खड़े हो जाते हैं जिन्हें उन्हें लगता है कि ये सही है, तो इनके पीछे पहुंच गए। यानी कि पीछे वाले जो ये 80% लोग हैं इनका कोई मत ही नहीं है। ये थ्योरी कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, ये थ्योरी कहती है कि इनका कोई मत ही नहीं है। बस यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि भाई 10% अच्छे लोग पहले खड़े हो रहे हैं या 10% बुरे लोग पहले खड़े हो रहे हैं। तो लोकतंत्र में जो भी यहाँ पर हमारा शासन व्यवस्था का स्वरूप में जो भी चुनकर आता है वो इसी बात पर निर्भर करता है। यानी कि हमारे यहाँ जो इतनी लंबी आबादी पड़ी है उसे कोई मतलब नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो तो बस ये देख लेता है कि भाई फलाना आदमी जा रहा है तो हम भी वोट डाला है, यही स्थिति बनती है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ये सबसे सटीक एग्जाम्पल है। यानी आपने देखा होगा, अपने क्लास में अनुभव भी किया होगा, अगर आप एक शिक्षक के रूप में तैनात रहे हैं तो आप देख पाए होंगे कि वहाँ पर अगर 4-5 बच्चे ऐसे खड़े हो जाएं जो सही आंसर बताते हैं तो पूरी क्लास बता देती है हाँ ये सर यही सही है, और 5 बच्चे ऐसे खड़े हो जाएं कहते हैं सर ये गलत है, तो पूरी क्लास गलत बता देती है। तो यहाँ पर निष्कर्ष यही निकल के आता है कि वहाँ पर मात्र 5 बच्चों को ही सही आंसर पता था, बाद बाकी क्या है कि बाद बाकी को पता ही नहीं था, ना वो हाँ में हाँ की स्थिति में थे ना ही वो ना की स्थिति में थे। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार है और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। अब चूंकि शासक चुनने में सभी लोग यहाँ पे समर्थ नहीं होते, सभी लोग उनका जो है समालोचनात्मक जो है यहाँ पर जो है मूल्यांकन नहीं करने में असमर्थ होते हैं, तो वो लोग यही तरीका अपनाते हैं कि चाहे अच्छे लोग समर्थन करते हैं तो अच्छाई के साथ मिल जाते हैं, बुरे लोग करते हैं तो बुराई के साथ मिल जाते हैं।
तो यहाँ पर वही बताया गया है, भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए ताकि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार बन सके। यानी मेन चीज डिपेंड करती है लोगों पर भी। यानी जिम्मेदार सरकार तभी होगी जब लोग सक्रिय भागीदारी दिखाएंगे, लोग समर्थ होंगे ये जानने में कि वास्तव में जो हमारा प्रतिनिधि हमारे इलाके से खड़ा है क्या वो वास्तव में सही है, क्या उसके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है, आपराधिक मामले तो नहीं चल रहे हैं, क्या वो कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई जातिगत या जो है किसी आधार पर भेदभाव करता हो। अगर लोग इन सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे, इन सब सवालों पर लोग गहराई से सोचेंगे तो यकीन मानिए शासन में बेहतर लोग चुनकर जाएंगे। और जब शासन में ऐसे बेहतर लोग चुनकर जाएंगे, एक उत्तरदायी सरकार भी होगी, उस पर जिम्मेवारी भी होगी लोकतंत्र की, और एक हमें वैध शासन मिलेगा। ठीक है, तो ये बताया गया है। देखिए यहाँ पर भी यही सब पॉइंट रिपीट किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई ये लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं, ये बात आप सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था तो लोकतंत्र से भी गई गुजरी है। गई गुजरी का मतलब ये, पहली बात अलोकतांत्रिक वाली में क्या आता है, तानाशाही वाली और राजशाही वाली। तो तानाशाही का मतलब आप जानते ही हैं, कोई एक तानाशाही चला रहा है। राजशाही में राज परिवार की चलती है, तो ऐसे में वहां पर विधायिका का सामना होता ही नहीं है। यानी कि जो हमारे जनता के प्रतिनिधि चुने हुए हैं वो तो वहां पर होते ही नहीं है। ये तो कहाँ मिलते हैं, ये लोकतंत्र में मिलते हैं। तो लोकतंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके प्रति जवाबदेहिता भी बनती है, यानी उनकी जवाबदेहिता भी होती है लोगों के प्रति। भाई आप चुनकर गए थे 5 सालों के लिए, आपने क्या किया, आपने किस तरह से विकास किया, आपने कौन कौन सी विकास की नीतियां अपनाई, आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अब चूंकि अलोकतांत्रिक में पूछने का अधिकार ही नहीं है, तो हम यहाँ पर फिर मान सकते हैं कुछ हद तक कि भाई लोकतंत्र ही यहाँ पर प्रभावी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई लोकतंत्र में बातचीत और मोलतोल के आधार पर काम चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में क्या है कि भाई बातचीत होती है, मोलतोल होता है कि हाँ भाई ये सही नहीं है तो ये सही है, ये सही नहीं है तो ये सही है। तो ऐसे करके ज़्यादा संभावना रहती है कि भाई लोग उनके फैसलों को मानेंगे और वहाँ पर वो ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। भाई अलोकतांत्रिक में ये रहता है, अलोकतांत्रिक वालों ने कोई डिसीजन ले लिया, हो सकता है वो लोग डिसीजन जो सभी के लिए सही ना हो, सभी लोगों को वो लागू करना लगे, तो ऐसे में कुछ लोग विरोध भी करने के इच्छुक होते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ राजशाही या तानाशाही का डर है तो वहाँ विरोध भी नहीं कर सकते। लोकतंत्र में क्या है, एक लंबा यहाँ पे प्रक्रिया चलती है, यहाँ पर एक लंबी बहस चलती है, और लंबी बहस के बाद जनता के प्रतिनिधि किसी कानून को बनाते हैं, किसी कानून को हस्ताक्षर करके लाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ जाता है, क्योंकि लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो वहाँ पर जब लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पर उसको समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में लोग भी उसे समर्थन करते हैं, और वो बात सर्वमान्य रूप से मान भी ली जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर हमारा जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पर वही बात कहा गया है कि इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उनके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। रीज़न वही है कि भाई यहाँ पे बातचीत और मोल तोल के आधार पे काम चलता है। तो यहाँ से यही बात निकल के आती है कि लोग बातचीत और मोल तोल की वजह से, यानी कि संभावना यही ज़्यादा है कि उनके फैसले को लोग मानते हैं और यहाँ पर उन्हें जो है ज़्यादा प्रभावी ये उन्हें लगते भी हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेना, लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पे काम चलता है। ठीक है, इसी में आगे लिखेंगे अगला सब पॉइंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि लोकतांत्रिक सरकार की सारी प्रक्रिया पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि सबका जब तक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक हम किसी को विधेयक को पारित नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर समर्थन के आधार पर विधेयक पारित होगा तो यहाँ पर लंबा समय जरूर लगेगा, मोलतोल जरूर होगा, लेकिन फिर भी जो निष्कर्ष निकलेगा वो सर्वमान्य होगा। जबकि अलोकतांत्रिक में ऐसा नहीं है, जैसा कि अभी मैं पहले ही बताया है। तो यहाँ पर लिख लेना इसी में अगला सब पॉइंट, लोकतांत्रिक सरकार की सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है। इसी में आगे सब पॉइंट लेकिन इस बात की ज़्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। यानी कि लोकतंत्र में जो भी हम फैसला लेते हैं वो वास्तव में बेकार नहीं जाता है, उसे कहीं ना कहीं प्रभावी रूप से माना जाता है। दूसरी बात यह है कि भाई लोकतंत्र में लोगों को पूछने का अधिकार है कि आपने जो किया है, आप जो कृत्य कर रहे हैं, शासन में बैठे जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनसे हम पूछने का अधिकार है, प्रश्न पूछने का अधिकार है। यानी हम जिसे पारदर्शिता कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। पारदर्शिता यानी कि आपने कोई नियम कानून या फिर देश में किसी तरह की शासन व्यवस्था चला रहे हैं, उसके प्रति जनता पूछने का अधिकार रखती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ RTI का प्रावधान है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी हम सूचना का अधिकार का प्रावधान है, जिसके जरिए हम पूछ सकते हैं कि आपके कामकाज किस तरह से चल रहे हैं, आपने क्या क्या मदें खर्च की हैं, क्या क्या कितना विकास पर आपने खर्च किया है, हम पूछ सकते हैं उनसे। तो यहाँ पर ये भी जो व्यवस्था है पारदर्शिता वाली, ये गैर लोकतांत्रिक सरकारों में बिल्कुल नहीं होती है। ये लोकतांत्रिक सरकारों का ही एक गुण है, लोकतांत्रिक सरकारों की एक विशेषता है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पे लिख लेना इसी में। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर आएगा आपका, सेकंड पॉइंट आएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख लेना कि लोकतांत्रिक सरकार में, यहाँ पे लिख लेना इसके साधन भी यानी यहाँ पे लिख लेना यहाँ पर
लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को जानने का अधिकार है, इसे पारदर्शिता कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को जानने का अधिकार है और इसे क्या कहते हैं, पारदर्शिता कहते हैं। तो पारदर्शिता का मतलब ये है कि सरकार कोई भी कानून नियम बनाएगी वो संविधान में दिए गए नियमों के अनुरूप ही कानून का गठन करेगी। अपनी सरकार जो चलाएगी वो संविधान में प्रदत्त कानूनों के अकॉर्डिंग ही चलाएगी। अपनी मनमर्जी सरकार बिल्कुल नहीं चल सकती है। संविधान में जो भी नियम कायदे वर्णित हैं उसी अकॉर्डिंग देश में सरकार चलेगी, उसी अकॉर्डिंग देश में लोकतंत्र का स्वरूप स्थापित होगा। यहाँ पे बताया गया है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा जो कायदे कानून को मानेगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। यानी कायदे कानून से अभिप्राय जो संविधान में लिखे हुए नियम कानून है उनको मानेगी और लोगों के प्रति ये जवाबदेह होगी। सबसे बड़ी बात ये है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये है कि भाई यहाँ पर लोकतंत्र में यानी लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों का निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उसके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि विकसित कर सकती है। हिस्सेदार कैसे बनते हैं उनके बारे में मैंने बताया था। हिस्सेदार तभी बनते हैं जब वो अपने प्रतिनिधि जो है चुनकर जो है संसद में भेजते हैं। यानी जो आपने ये भी देखा है अपने पूर्ववर्ती अध्यायों में कि भाई हर किसी की सहभागिता, हर किसी की कानून बनाने में सक्रिय सहभागिता संभव नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास उतनी नॉलेज नहीं है। इसके लिए हम सबसे आसान तरीका ये है कि हमने प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। यानी कि हम जनता क्या कर लेती है, अमूमन आम रूप से अपने अपने प्रतिनिधि चुन लेती है, प्रतिनिधि चुनकर वहां पर जाते हैं और वो जनता का जो है समर्थन, उस समर्थन को वहां पर वो रख देते हैं। तो ऐसे करके हमारी यहाँ पर ऐसे करके लोकतंत्र में फिर भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि अगर हमें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अगर हमें इन्हें तोलना होगा, इन तोलने का मतलब इनका फिर से मूल्यांकन करना होगा, तो हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर, तो हमें नियमित और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, प्रमुख नीतियाँ और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए, सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी पाने का जो नागरिकों का सूचना का अधिकार होना चाहिए। यानी कि हमें अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोलना है तो सबसे हमारे जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो ये सब पहलू वहाँ पर होने चाहिए। तो चौथा पॉइंट आप यहाँ लिख लेना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर तोलना है तो ये लिख लेना, होना चाहिए, एंड में लगा देना, होना चाहिए। ठीक है, चौथा पॉइंट ये है। अब देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 करके नियमित और निष्पक्ष चुनाव के बारे में यह बात आप जानते हैं कि हमारे संविधान में जो नियम वर्णित हैं उसके अकॉर्डिंग आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राज्यों में जो है जो आपका यानी राज्य इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो सुनिश्चित करता है कि चुनाव जो है जैसे ही कोई जो है 5 साल पूरे होते ही वो चुनाव का आयोजन करवाता है। हो सकता है विशेष परिस्थितियों में थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे चला जाए, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ नियमित और निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं। तो उस वजह से क्या है कि जनता जो सक्रिय रूप से इनमें सहभाग करती है, सक्रिय रूप से इनमें पार्टिसिपेट करती है। दूसरी बात यहाँ बताई गई है कि भाई लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज़्यादा सफल नहीं हुई हैं क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि फिर भी अवसर नहीं मिल पाते हैं। अवसर का मतलब ये है कि भाई चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन चुनाव में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें ये लगता है कि हमारा वोट बेकार में जा रहा है और वो वोट डालने नहीं जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई आप भारत में बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति ऐसे हैं, हमने पूर्ववर्ती जो अध्याय पढ़े थे वहाँ पे आंकड़े भी देखे थे कि गरीब व्यक्ति की तुलना में, अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में शिक्षित व्यक्ति लोकतंत्र में वोट डालने नहीं जाता है। ये बात हमने देखी थी और ये कितनी गलत बात है। यही कारण है जब अशिक्षित लोग या फिर कम पढ़े लिखे लोग वोट डालते हैं क्योंकि उन्हें तो लगता है कि भाई वोट डालने से हमारी किस्मत चेंज हो जाएगी, इसलिए वो धड़ल्ले से किसी ने कोई झूठा वादा कर दिया, उस झूठे वादे पर भी वोट डालते रहते हैं। ऐसे करके आपने देखते होंगे तमाम झूठी या दिलासा देने वाली सरकारें चुनकर आ जाती हैं। चुनकर इसलिए आ जाती हैं क्योंकि जो अमीर लोग हैं या फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं और न रुचि लेने की वजह से यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ जो है क्रिएट होती हैं। तो आपने ये बात पहले भी देखी थी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई कि इसमें सबको अवसर मिले और हर फैसले सार्वजनिक बहस कराने का मामला ये अच्छा नहीं रहा है। हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने का ये भी मामला अच्छा नहीं रहा है। इसके अलावा सूचना का अधिकार की बात जो कही गई है, काफ़ी अवसरों पे हमने ये देखा है सूचना का अधिकार जो है हम बात तो कर रहे हैं लेकिन हम बहुत सारी ऐसी गोपनीय सूचनाएं हैं जो जनता के सामने नहीं रखते हैं। इन सब में हमारा रिकॉर्ड खराब रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम इन्हें गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में ये सब चीज़ें देखें, नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों का मूल्यांकन या हम RTI वगैरह, तो हम फिर भी जो है गैर लोकतांत्रिक की तुलना में बेहतर पाते हैं। यानी गैर लोकतांत्रिक की तुलना में हमारी सरकार जो है फिर भी बेहतर है। यहाँ पर वही बात कही गई है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई यहाँ पर कहा गया है कि भाई लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित है कि लोगों की जरूरतों और मांगों का वो ध्यान रखें। दूसरी बात, भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। आप ये सब बातें जानते हैं कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार चरम पर होता है। भ्रष्टाचार मिटाने की बात तो आती है लेकिन लोकतंत्र में चूंकि बहुत सारी
प्रतिनिधि, बहुत सारी पार्टियां ऐसी होती हैं जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इसमें शामिल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा थोड़ा सा यहाँ पे समर्थन हमें मिल जाए जनता का, तो व्यक्तिगत स्वार्थ खोजने लगती हैं। तो जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ देखने लगता है तो यकीन मानिए ऐसे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आपने देखा होगा तमाम पार्टियों के जो भाई भतीजावाद है, यानी परिवारवाद वाली जो भावना है, परिवारवाद वाली जो भावना है, नेपोटिज्म जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो परिवारवाद या भाई भतीजावाद वाली भावना, उससे हम कोई बेहतर लोकतंत्र की कामना नहीं कर सकते हैं, बेहतर लोकतंत्र की हम आकांक्षा उससे नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो परिवारवाद वाली भावना अगर लोकतंत्र में आ गई तो यकीन मानिए व्यक्ति जो है वो अपने परिवार के लिए ही सोचेगा। और इसका बेहतर एग्जाम्पल आपके सामने यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स है, जो पूरी तरह से परिवारवाद पर डिपेंड है। आप जानते भी होंगे, देखा भी होगा आपने, और ये कहना गलत बिल्कुल नहीं है। यानी उन्होंने केवल और केवल परिवार पर फोकस किया है, ना जनता को उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर अपने प्रायोरिटी दी है, उन्होंने केवल परिवार को दी है। लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि भाई जातिगत रूप से बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हैं। अगर इन्हें आप एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा एक अपना नजरिया लगा के देखें तो यकीन मानिए परिवारवाद वाली भावना है वो देश को आगे नहीं ले जा सकती है। वो केवल और केवल अपने परिवार को तो आगे ले जा सकती है, लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकती है। तो हमें इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने अंदर ये सब जागरूकता लानी होगी, ताकि ऐसे जो मामले हैं इन सब पर अंकुश लग सके। तो यहाँ पर लोकतंत्र में ये लोगों की आकांक्षा ही है। भ्रष्टाचार की बात यहाँ पे आम बात भी है, ये बात आपने देखी होगी। अब देखिए लोकतंत्र व्यवस्था का मूल्यांकन, अगला पहलू यहाँ पे ये कहा गया है, लोकतांत्रिक सरकार सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों को अपनी शासन व्यवस्था है। ये सबसे बड़ी बात है, लोग संतुष्ट क्यों हैं। यानी लोकतंत्र में हर बुराई है, हर बुराई मौजूद है कि भ्रष्टाचार भी है, सुस्त भी है, लोगों की जो समस्या है उनका निपटान भी नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी लोग खुश हैं। खुश क्यों हैं? लोगों की भागीदारी है इसमें, क्योंकि लोग खुद सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बार सरकार जब अपनी मनमर्जी करती है या फिर लोगों की जेब पर यहाँ पर जो है कैंची चलाती है, आपने देखा होगा कीमतों को बढ़ाकर, या फिर यहाँ पर आप देखते होंगे महंगाई बढ़ाकर, तो लोग कहते हैं अगले बारे चुनाव में हम देख लेंगे तुम्हें। तो उन्हें मालूम होता है कि भाई हमारी एक एक वोट की ताकत से क्या निकल के नतीजा निकलेगा। तो यहाँ पर लोग फिर भी कितना भी अत्याचार हो, कुछ भी हो, लोग इस बात से फिर भी खुश हैं कि भाई हम खुद से सरकार बना रहे हैं। लोगों के अंदर ये अपने आप में एक आत्मविश्वास बना हुआ है। इस वजह से लोग जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को बुरा नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं तो पॉइंट भूल गया, जो भी पॉइंट हो, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकती है, इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यह लोगों की जरूरतों को अनदेखी भी कर सकती है, लेकिन शासन व्यवस्था लोगों की अपनी व्यवस्था है। इसी में सब पॉइंट, इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। ये लिख लेना लाइन। तो ये तो आपने देख लिया ऊपर कि कैसे कैसे यहाँ पर लोग कैसे कैसे करके लोगों की उत्तरदायी और जिम्मेवारी और वैध शासन का यहाँ पे लोग आकांक्षाएं लगाते हैं, तो उनके बारे में आपने यहाँ पर नोट भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ देशों का यहाँ पर दिखाया गया है, कुछ देशों का मूल्यांकन किया गया है कि कुछ देश ऐसे हैं या लोग, देश की जनता ऐसी है जो ये मानते हैं लोकतंत्र बेहतर है, कभी कभी तानाशाही बेहतर है। जैसे यहाँ पर एक सर्वे दिया गया है, इसमें सर्वे में बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो बांग्लादेश के 69% लोग मानते हैं कि भाई लोकतंत्र बेहतर है, भारत के 70% लोग मानते हैं लोकतंत्र बेहतर है, नेपाल के 62% मानते हैं, पाकिस्तान के 37% मानते हैं लोकतंत्र बेहतर है, श्रीलंका के 71% मानते हैं लोकतंत्र बेहतर है। हमारे यहाँ लगभग 9% लोग ऐसे मानते हैं। केवल हमारे यहाँ 9% संख्या है कि भाई कैसी है, तानाशाही वाली है। 21% को मालूम ही नहीं है। ये सर्वे है, ठीक है। अब देखिए यहाँ बताया गया है कि भाई लोगों ने लोकतंत्र के लिए उपयुक्तता बताई है कि भाई लोकतंत्र कितना उपयुक्त है। दक्षिण एशिया के देशों ने बताया है कि भाई इतना लोकतंत्र उपयुक्त है, यानी बहुत उपयुक्त में इतने %, उपयुक्त में यानी बहुत उपयुक्त वाला जो है डार्क ब्लू है, यहाँ पे लाइट ब्लू है, ठीक है, उपयुक्त वाला। तो ऐसी भारत में स्थिति है। भारत में 92% लोग ये मानते हैं भाई लोकतंत्र उपयुक्त है। 8% का पता नहीं, लेकिन 92% का है। और भरपूर समर्थन के समर्थन में यहाँ बताया गया है कि भरपूर समर्थन कहाँ कहाँ मिल रहा है। बताया गया भरपूर समर्थन में लोकतंत्र में कि भाई 95% मानते हैं कि भाई बहुत बेटर है भरपूर समर्थन में। तो ये स्थिति हमारे यहाँ भी है, यानी लोकतंत्र में सभी लोग सहमत नहीं है। कुछ लोगों का मानना, देखिए कभी कभी ऐसा लगता है जब आप भ्रष्टाचारी सरकारें देखती हैं कि पुरानी वाली व्यवस्था बढ़िया थी, राजतंत्र बढ़िया था, लेकिन कभी आपने एक यानी कि गौर किया है, कभी आपने उसे गहराई से सोचा है, उसे यानी कि बुनियादी तौर पर जाके सोचा है कि जो राजशाही शासन था, राजशाही शासन की वजह से ही हम आज जो तमाम दंश झेल रहे हैं वो राजशाही शासन की ही देन है।
तमाम आप दंश जो झेल रहे हैं, जो हमारा देश गुलाम हुआ, गुलाम होने के पीछे भी जो है कहीं ना कहीं राजशाही की यहाँ पर कहते हैं, यानी कि जो है राजशाही का अपना एक स्वार्थ था। राजशाही का अगर स्वार्थ ना होता तो यकीन मानिए देश आजाद जो है, देश जो है कभी गुलाम भी नहीं होता। ठीक है, और एक बात और है यानी कि जो चीज़ होती है बेटर ही होती है। देश अगर गुलाम नहीं होता तो वाकई में देश में लोकतंत्र भी स्थापित नहीं होता। यानी हमें लोकतंत्र का आभास भी ऐसे ही हुआ धीरे धीरे करके, यानी कि तो यहाँ पर भारत की 70% जनता इसी वजह से लोकतंत्र को समर्थन करती है। उन्हें यही मानना है कि भाई लोकतंत्र ही बेटर है। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी ये है आर्थिक समृद्धि और विकास। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे क्या लोकतंत्र की जो जादू की छड़ी है इसने हमारे यहाँ आर्थिक समृद्धि में भी योगदान दिया है या नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ जो आर्थिक गतिविधियाँ हुई हैं, आर्थिक विकास हुआ है, वो किस पैमाने पर हुआ है। क्या हमारे यहाँ का जो आर्थिक विकास है, आर्थिक समृद्धि है, वो अलोकतांत्रिक देशों की तुलना में ज़्यादा है या अलोकतांत्रिक देशों की तुलना में कम है। ये बात हम यहाँ पर इस टॉपिक में देखेंगे। देखिए अगर आर्थिक समृद्धि और विकास को अगर हम देखें तो हमारे सामने एक कार्टून दिया हुआ है, यहाँ पर एक इमेज दी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस इमेज का सबसे ऊपरी वाला भाग है, हष्टपुष्ट दिखाया गया है, एकदम हेल्दी दिखाया गया है, ये धनी भाग है। बीच वाला भाग आप जान रहे होंगे, यानी कि हम ये मान सकते हैं रिच पर्सन है, यानी कि हमारे समाज में रहने वाले जो रिचेस्ट पर्सन है या रिच पर्सन है वो है। यहाँ पर आपका जो है आपका आ जाता है मिडिल क्लास वाला, यानी मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं वो मिडिल क्लास आ जाते हैं, और ये आ जाते हैं यानी कि आपका जो पॉवर्टी लाइन वाले हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं वो आ जाते हैं पॉव। ठीक है, पॉव या पॉवर्टी, गरीबी रेखा वाले। ठीक है, तो ये गरीब आ जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा सन 2000 से लेकर सन 2006 का मूल्यांकन यहाँ पे किया गया है। यहाँ बताया गया है कि भाई जो धनिक लोग हैं यानी कि जो धनाढ्य लोग हैं पहले से, वो सबसे ज़्यादा धन रख रहे हैं, और जो मिडिल क्लास वाले हैं वो आज भी बीच में ही बने हुए हैं। ना उनकी तरक्की हो पा रही है और ना ही वो नीचे की तरफ जा पा रहे हैं, वो बीच के बीच में ही है। वहीं गरीब जो है वो गरीब और गरीब होता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फैक्टर काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसका मूल्यांकन करूँ इस किताब से थोड़ा हटके, तो आप हमेशा जान लीजिए इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। यानी कि ये जो हम कारण हमेशा सरकारों पर थोप देते हैं, कि हमें सरकारों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, मिडिल क्लास वालों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकारों से ज़्यादा इनमें हमारी भी भूमिका है। आपने कभी सोचा है कि ये हमारी भूमिका कैसे है? अब मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर उन्हीं तथ्यों को फिर से रखा गया है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई कोई भी देश, सबसे बड़ी बात है उसकी जनसंख्या का आकार, यानी कि जनसंख्या का आकार क्या कहता है। यानी मेन चीज आ जाती है जनसंख्या, यानी पॉपुलेशन। कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मैं गरीब हूँ, और गरीब होने के बाद वो भाई सुबह शाम दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, ठीक है, तो क्या उसका आर्थिक विकास होगा? आप सोचिए। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, गरीब होने के बाद उसके 10 बच्चे हैं, तो क्या वो प्रगति कर पाएगा? आप बताइए, नहीं कर पाएगा। वहीं आप देखते होंगे धनी व्यक्ति धनी क्यों हो रहा है? धनी व्यक्ति अपनी कुछ आदतों की वजह से धनी हो रहा है। वो योजना बनाता है, अपने भविष्य की योजना बनाता है कि हम आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आज से 5 साल बाद हमें क्या अचीव करना है, किस तरह से करना है, क्योंकि वो शिक्षित है इसलिए योजना बना रहा है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास वाला क्यों पिस रहा है? क्योंकि वो योजना नहीं बना रहा है। वो आज का जो प्रेजेंट है उसे तो अच्छा जी ले रहा है, जैसा भी है उसे लग रहा है कि हाँ बेटर है तो बेटर है, जी ले रहा है। अब देखिए गरीब क्यों हो रहा है, इसका रीजन एक और है। आपने देखा होगा चुनावी माहौल समर के टाइम में सबसे ज़्यादा जो वोट पड़ता है वो इन्हीं की तरफ से पड़ता है, गरीब की तरफ से पड़ता है। आपने सर्वे वगैरह भी देखी है, लेकिन इन लोगों का विकास भी नहीं हो पाता है। रीज़न क्या है? ये लोग जो चुनाव के टाइम पर जो खीर पूड़ी बढ़ती नहीं है, अगर आप समझ रहे होंगे खीर पूड़ी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि चुनाव के टाइम पर जो इन्हें लालच दिया जाता है, अगर ये उस लालच में ना फंसे तो यकीन मानिए अपना विकास ये कर बैठेंगे। अब होता क्या है, चुनाव के टाइम में ये वो खीर पूड़ी वाले लालच में फंस जाते हैं। ये इन्हें लगता है बहुत बेटर है, और ऐसे में जो व्यक्ति इनका हितैषी नहीं होता है उसे ये चुनकर ले आते हैं। और उसे चुनकर लाने का मतलब ये होता है कि जो इनके पास थोड़े बहुत जो चांसेस हैं अपने आप को सुधारने के, अपने जीवन को सुधारने के, वो चांसेस भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए गरीब जो है और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर डिपेंड करती है कि हमें अपने आप का विकास कैसे करना है। देखिए कोई सरकार आपका विकास नहीं करेगी, कोई ऊपर से यहाँ पर नहीं उतरेगा आपका विकास करने के लिए, आपको अपना विकास खुद करना है। मैं सभी से यही कहता हूँ, आप शिक्षित होंगे, आप अपना एक विजन बनाइए कि हमें आज से 5 साल बाद कहाँ देखना है। देखिए दूसरी बात और है, एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट जॉब लेना का मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब लेने से सिक्योर हो जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब लेने से मतलब ये नहीं है आपको अपनी प्रगति के बारे में, गवर्नमेंट जॉब आपकी प्रगति नहीं है। गवर्नमेंट जॉब को मैं प्रगति नहीं मानता हूँ, उसके बहुत सारी रीजन है ना मानने की। गवर्नमेंट जॉब प्रगति नहीं है आपकी। आप अपना एक भविष्य का एक
यहाँ पे आप जो है अपना पूरा परफॉर्मा तैयार कीजिए कि हमें कैसे अपना जो है भविष्य अपना तय करना है, अपनी कैसी जिंदगी को एक दिशा देनी है। अगर जिस व्यक्ति ने ये सब चीज़ें जो है डिसाइड कर ली, ये सब चीज़ें तय कर ली, यकीन मानिए उसे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ हैबिट आपने अपनी सुधार ली तो आप अमीर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और यकीन मानिए आपने कुछ हैबिट जो है उन हैबिट में परिवर्तन नहीं किया तो यकीन मानिए एक दिन आप जो है गरीबी के कुचक्र में फंस कर रह जाएंगे। तो ये कुछ रीजन है। यानी सबसे बड़ी बात यह है आपको अपने आप को शिक्षित करना है और अपने भविष्य की एक योजना तैयार करनी है और उस योजना के अनुरूप ही कार्य करना है। पहली बात अपने माइंड में आप ये बिठा लीजिए अपने स्टूडेंट स्तर पर, और बाद बाकी जो कारण थे मैंने आपको सामने रख दिए हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हमने 1950 से लेकर सन 2000 के बीच यानी लगभग हमने 50 सालों के आंकड़े हमने देखे और 50 सालों के आंकड़ों में हमने ये पाया कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो आर्थिक समृद्धि दर है वो तानाशाही शासन व्यवस्था की तुलना में कम रही है। यानी कि तानाशाही वालों का आर्थिक समृद्धि दर में थोड़ा रिकॉर्ड बेहतर था। रीज़न क्या है बेहतर होने का? तो बेहतर होने का रीज़न ये है कि भाई अर्थशास्त्र में आप सबने पढ़ा है कि आर्थिक विकास जो है कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे आपने देखा जनसंख्या का आकार, वैश्विक स्थिति हमारी कैसी है, अन्य देशों से सहयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। दूसरी बात यह है अपना कल्चर, हमारा समाज कैसा है, समाज तो पिछड़ा हुआ नहीं है। तो ये सब चीज़ें किसी देश का विकास तय करती हैं। और आप ये सब बात तो अच्छे से जानते होंगे कि हमारा समाज एक बृहद पिछड़ेपन पर रहा है, यानी बृहद पिछड़ेपन से भी पिछड़ा रहा है। तो ऐसे में उसे मुख्य धारा में लाने का लंबा समय तो लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात लोकतांत्रिक देशों में एक बहुत बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में अब लोगों के अंदर या लोकतांत्रिक नेताओं के अंदर एक भावना आ गई है हमें वोट लेना है। इसलिए वोट लेने वाली भावना के पीछे वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो जनसंख्या को रोकने की जगह जनसंख्या को बढ़ावा देते जा रहे हैं। यकीन मानिए जनसंख्या विस्फोट जो है इसे रोकना होगा हमें, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था, बहुत सारे चैप्टरों में बोला भी है मैंने, जनसंख्या विस्फोट अगर होगा तो आप आने वाले 10 या 20 सालों में आप जो गवर्नमेंट जॉब्स की आस लगाए बैठे हैं वो भूल जाइए, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेंगी। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो है सभी को गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड नहीं करवा सकती है, आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो मेन चीज़ हमें कहाँ पर यहाँ पे कंट्रोल करना है इंडिया में, हमारी सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। सारी चीज़ें केवल और केवल हमारी सारी जो समस्याएं वो इस पर डिपेंड कर रही हैं। ये अगर सुधर जाए हमारी तो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। आपको मैंने एग्जांपल भी बताया था कि भाई किसी के पिता पर, मान ली किसी के दादाजी पर 50 बीघा जमीन थी, अब दादाजी के 2 बेटे हो गए तो 2 बेटों में वो जमीन 25-25 बीघा में बढ़ गई, ठीक है। अब फिर से उनके 2 के भी यहाँ 5-5 बेटे हो गए तो 5-5 बीघा में आ गई जमीन, यानी हर व्यक्ति 5-5 बीघा हो गई। तो आप समझ रहे हैं कि जमीन तो उतनी ही थी, संसाधन तो हमारे उतने ही थे। अब घर का परिवार का आकार बड़ा हुआ तो भाई संसाधन उतने ही थे, संसाधनों का बंटवारा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है कि संसाधन कम कम हिस्से में आए। अब यही आप मान लीजिए कि एक दादाजी यानी एक आपके जो दादाजी थे उनका एक ही बेटा होता, उनका भी एक ही बेटा होता, तो क्या होता, वो आप पैतृक रूप से धनाढ्य रहते, आप पैतृक रूप से गरीब नहीं होते। अब गरीबी का कारण कुछ यह भी रहा। तो हमें सबसे पहले ये सब जो कारण है इन पर यहाँ पर हमें जो है रिसर्च करनी होगी। मेन चीज़ हमें जागरूक करना होगा जनता को, ठीक है। मैं यहाँ पर हर बार जनसंख्या का बोलता हूँ और आप लोग भी सोचिए, यहाँ पर किसी भी धर्म जाति सबसे ऊपर होकर उठकर सोचिए। अब देखिए अब वो जमाने चले गए, पहले वाले जो जमाने थे, पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि भाई हमें लड़ाई के लिए तैयार करने बच्चे। अब देखिए लड़ाई फड़ाई का जमाना नहीं गया। अब जमाना क्या है, जो शिक्षित है वास्तव में वही सर्वाइव कर पाएगा, शिक्षित नहीं है तो यकीन मानिए वो जो है विकास की दौड़ में पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षा ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। यानी कि यहाँ पर कलम जो है, कलम की ताकत जो है कई गुना मिसाइलों या हथियारों से बहुत ज़्यादा है, कलम की ताकत बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो कलम पर आप फोकस कीजिए, यानी आप शिक्षा पर फोकस कीजिए, और शिक्षित अगर आप हो जाएंगे तो अपने अधिकारों की बात कर पाएंगे, अपनी आर्थिक समृद्धि भी बढ़ा पाएंगे। मेरा मानना यही है और मैं हर बार आपके लिए यही बोलता हूँ। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड आपने देखा, तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट लिख लेना, 1950 से 2000 के बीच लोकतांत्रिक शासन और तानाशाहियों की तुलना करें तो समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां पर अब आप थोड़ा सा आप लिख ले रहे हैं यहां पर कि ये भी आपने पढ़ा है अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा है कि आर्थिक विकास कई कारकों पर, मसलन ये सब कारक हैं, ये कारक लिख लेना आप, जिससे आपके स्पष्ट हो जाएगा कि अगर हम लोकतांत्रिक शासन बेटर अचीव नहीं कर पाए तो बेटर ना अचीव करने का कुछ रीजन था, तो रीजन आपके सामने है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विकास दर में अंतर बेशक हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक फायदे हैं। इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं, सकारात्मक फायदे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कितना भी बेटर हो लेकिन फायदे लोकतंत्र के ही ज़्यादा हैं। अब देखिए लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ अपनाई हैं। यहाँ पर एक कार्टून दिया गया है, यहाँ बताया गया, ओह मेरे प्यारे बच्चे तुम इतना नीचे कैसे रह गए, तुम ही बताओ। तो बताया गया है भूख,
स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा, आवास, यानी कि हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इसी की वजह से हम अधिकतर पिछड़ापन जो है हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये पिछड़ापन क्यों आ रहा है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से संसाधन है नहीं, संसाधन न हो पाने की वजह से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक भयंकर गरीबी का हम सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चार्ट दिए गए हैं, उन चार्टों में बताया गया है। यहाँ पर देखिए विभिन्न देशों में आर्थिक विकास दर, ये 1950 से लेकर सन 2000 तक कैसी कैसी आर्थिक विकास दर रही है वो बताया गया है। ठीक है, चार्ट ये बना लेना पहला वाला। यहाँ पर शासन का प्रकार और देश बताए गए हैं। सभी लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में जो विकास दर रही है तो 3.95% रही है। तानाशाही वाले देशों में ज़्यादा रही है, 4.42%। तानाशाही वाले गरीब देशों में कम रही है, 4.34%। और लोकतंत्र वाले गरीब देश हैं 4.28%। यानी कि हम ये यहाँ पर देख रहे हैं कि आंकड़ों में जो डिफरेंस है कोई ज़्यादा नहीं है। तानाशाही वाले गरीब देश और लोकतंत्र वाले गरीब देश, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है विकास दर में, यानी हम इनके लगभग बराबर ही हैं। हल्की सी ज़्यादा है लेकिन हम बराबर ही हैं। लेकिन फिर भी हमने जो अपने यहाँ उपाय अपनाए हैं वो इनसे कहीं बेहतर हैं। क्योंकि यहाँ पर तानाशाही में क्या होता है, तानाशाही में आपने देखा होगा, रसिया में एक बार एग्जाम्पल आपने देखा था कि वहाँ पर क्या किया गया था। रसिया में समाजवाद को बढ़ावा देते हुए वहाँ पर क्या किया गया था, जो धनाढ़ लोग थे उनकी जमीनें छीनकर गरीबों में बांट दी गई थी और समुदाय कृषि को बढ़ावा दिया गया था। उसके दुष्परिणाम भी उसे झेलने पड़े रसिया को। तो ये सब बातें आप देख चुके हैं। यानी कि ये अगर हम तानाशाही वाले देशों में देखें, तानाशाही वाले देशों में ये सब घटनाएं देखने को मिलती हैं। वहाँ पर उन्होंने कह दिया कोई देश में अमीर नहीं रहेगा, कोई देश में गरीब नहीं रहेगा, एकदम ऐलान कर दिया। लेकिन लोकतंत्र में क्या है कि भाई लोकतंत्र में आपकी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का पूरा आदर किया जाता है। आपको आपकी क्षमताओं के अकॉर्डिंग जो आपकी सक्षमता है उसका पूरा आदर किया जाता है और उसी अकॉर्डिंग आपकी जो आर्थिक समृद्धि दर यहाँ तय होती है। यहाँ पर किसी का बाउंडेशन नहीं है, तो वो बात आप जानते भी हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है चुने हुए देशों में आय की असमानता, ये भी चार्ट बना लेना। मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जैसे साउथ अफ्रीका की स्थिति है। साउथ अफ्रीका में 20% आबादी जो है उनके हाथ में साउथ अफ्रीका की लगभग 65% संपत्ति है। आप समझ रहे हैं, यानी कि जो 20% आबादी है उसका राष्ट्रीय आय में हिस्सा कितना है, 64.8% साउथ अफ्रीका में। वहीं जो नीचे के गरीबी रेखा के 20% वाले लोग हैं इनका राष्ट्रीय आय में हिस्सा मात्र 2.9% है। ब्राजील में भी स्थिति यही है। ब्राजील में जो ऊपर के सबसे टॉप वाले यानी सबसे ऊपर वाले जो 20% लोग हैं, ये लोग हैं, इनके हाथ में जो है 63% हिस्सा है, यानी संपत्ति 63% है। वहीं यहाँ पर भी 20% जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में मात्र 2.5% या 2.6% हिस्सा है। रूस में भी स्थिति यही है, 20% ऊपर के लोग हैं इनके हाथ में इतना है। अमेरिका में भी यही स्थिति है, ऊपर वाले जो 20% उनके हाथ में 50% दौलत है, पूरी राष्ट्रीय आय में उनका हिस्सा इतना है। वहीं नीचे वालों का राष्ट्रीय आय में हिस्सा इतना है। तो ये स्थिति आप देख पा रहे हैं। कहीं डेनमार्क, हंगरी जो आपके विकसित देश बोले जाते हैं, इनका विकसित दर जो है ज़्यादा देखी जाती है। तो डेनमार्क जैसे देशों में आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर ही 20% लोगों का हिस्सा कहीं ना कहीं ज़्यादा नहीं है, कम है। लेकिन फिर भी जो सबसे नीचे वाले लोग हैं इनका भी हिस्सा कहीं ना कहीं ज़्यादा है, यानी 9.6% है। इन देशों की तुलना में कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो ये देश कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इन देशों में फिर भी स्थिति इनकी तुलना में बेहतर है। तो आप ये चार्ट बना लेना। तो ये देशों में आय की असमानता है। यहाँ पर ये ऊपर का 20% और नीचे का 20% ये दर्शा रहा है कि ऊपर के 20% के हाथ में राष्ट्रीय आय में उनका इतना % है, नीचे के 20% का राष्ट्रीय आय में इतना % है। ये दर्शा रहा है चार्ट। तो चार्ट ये बना लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है असमानता और गरीबी में कमी। अब बात करते हैं कि भाई असमानता जो है हमारे यहाँ, देखिए असमानता आने का रीज़न केवल और केवल आर्थिक रूप से नहीं है, इसके सामाजिक रीजन भी है और राजनीतिक रीजन भी है। क्या लोकतंत्र ने हमारे यहाँ आर्थिक असमानता या सामाजिक असमानता को पूरी तरह से मिटा दिया है? जी नहीं। लोकतंत्र स्वयं ये स्वीकार करता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो राजनीतिक जो समानता पर आधारित है। क्योंकि यहाँ पर हमने राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक रवैये में तो हमारे लिए सब समान है, लेकिन हम आर्थिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से हम समान नहीं कर पाए हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ तमाम कानून बन गए हैं कि भाई कोई किसी से विभेद नहीं करेगा, अस्पृश्यता नहीं होगी, छुआछूत नहीं होगा, किसी के साथ जो है ऊंच नीच का भेद नहीं होगा। लेकिन आप अखबारों में दैनिक डेली आप अखबारों में देखते हैं कि कैसे दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, निचली जातियों के साथ शोषण हो रहा है, कैसे उनके साथ मारपीट की जाती है, जगह जगह उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी बार अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि अगड़ी जाति वालों ने निचली जाति वालों की बारात नहीं निकलने दी। तो ये जो घटनाएं हैं कुछ, ये कहीं ना कहीं आपके जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की पृष्ठभूमि पर धब्बा लगाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमने, अगर हम देखें, मूल्यांकन करें समग्र रूप में, तो हम ये पाते हैं हमने राजनीतिक समानता तो प्राप्त कर ली है, राजनीतिक रूप से तो हम समान हो गए कानून की दृष्टि में, लेकिन हमारी सामाजिक असमानता जो व्याप्त है वो अभी खत्म नहीं हुई है। उसे खत्म होने में वाकई में एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। और आर्थिक समानता जो असमानता व्याप्त है वो भी खत्म नहीं हुई है। तो यहाँ पर वही सब कहा गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्कसंगत है कि आर्थिक असमानता को कम करेंगे, ये बात हम सब उम्मीद रखते हैं।
तो यहाँ बताया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ना साथ साथ होता है क्या, ये सब चीजें हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट तो आपने नोट कर लिया है कि प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन यहाँ पर बराबर है, यानी कि अमीर व्यक्ति के वोट की वैल्यू भी सेम है, गरीब व्यक्ति के वोट की भी सेम है, और जो बिल्कुल गरीब है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है उसके वोट की वैल्यू भी सेम है। कानून की नज़र में दोनों सेम है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से दोनों में असमानता है, सामाजिक दृष्टि से दोनों में असमानता है। यानी कहीं ना कहीं हमने केवल और केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक समानता पर हमने ज़्यादा बल दिया और राजनीतिक समानता स्थापित कर ली है। आर्थिक और हमारी जो सामाजिक समानता है वो अभी भी बहुत दूर है। यहाँ पर वही बात बताई गई है कि मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ऊपर के मात्र 20% लोगों के हाथ में जो राष्ट्रीय आय में योगदान उनका जो था 65% से ज़्यादा था। भाई निचले लोगों का जो योगदान था, निचली बिलो पॉवर्टी लाइन वालों का योगदान था मात्र 2.5% के करीब था। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि जो अमीर है वो अमीरों के हाथ में पूरी पूरी सत्ता आ गई है और गरीब व्यक्ति आज भी अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असक्षम है। जैसे आप देख पा रहे हैं बुनियादी जरूरतों में भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज, ये बुनियादी जरूरतें पूरा करने में असक्षम है। तो असक्षम होने का रीज़न भी मैंने बताया था, रीज़न कुछ सरकार के ही सारे रीज़न नहीं है। सरकार पर ही आप सारे ठीकरा नहीं फोड़ सकते, सरकार को ही पूरा जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं आप। कुछ बातों के लिए जिम्मेदार आप स्वयं हैं, सरकार नहीं है जिम्मेदार, आप स्वयं भी हैं। और ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, सरकार कोई भी आ जाए, कोई भी आए या चली जाए। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, अगर कोई तानाशाह आ जाए, तानाशाह कह दे कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उन्हें दंड दिया जाए, कड़ा दंड दिया जाए, ठीक है, तब क्या होगा? तब आप एकदम आप जो हड़बड़ा जाएंगे, ये क्या हुआ? तो यहाँ पर सरकार जब अगर आपसे अच्छे से कह रही है, प्यार से बोल रही है कि हमारे दो वाली पॉलिसी अपनाओ, तब आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और आप खुद भी समझ रहे हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए सरदर्द का कारण भी है, यानी कि जितनी हमारे पास संसाधन नहीं है उतनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सारी समस्याओं का हमें फेस तो करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, तभी हमारे यहाँ बेहतर इलाज भी नहीं मिल पाता है, बेहतर हमारी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर ये बात छुपी नहीं है, ये बात आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी में सब पॉइंट, पहले वाले में सब पॉइंट लिख लेना कि वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं, ये बात आप जानते हैं। आपने कल कक्षा 9th में देखा था गरीबी के बारे में कि मतदाताओं में गरीबों की संख्या काफ़ी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। यानी हर पार्टी ये चाहती है गरीबों का मत मिलता रहे, लेकिन गरीबों की जो समस्याएं उन पर ध्यान कोई नहीं देना चाहता है। तो वही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं, यानी हर कोई हाथ धोना तो चाहता है लेकिन उनकी समस्याओं पर ध्यान देना नहीं चाहता। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर गरीब जागरूक हो जाए, गरीब अगर अपने अधिकारों की बात करने लगे, गरीब थोड़ा जागरूक हो जाए, तो यकीन मानिए कुछ स्थितियाँ बेहतर होंगी, कुछ स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी, उसका भी आर्थिक विकास हो पाएगा। लेकिन वही बात है, गरीब क्या है, गरीब जो इलेक्शन के टाइम पे जो खीर पूड़ी है उसमें फंस कर रह जाता है। और खीर पूड़ी का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो लालच है उस लालच के में फंसने की वजह से उसका शोषण होता रहता है। अगर वो उस लालच में ना फंसे, जात पात इन सब लालचों में ना फंसे, अपने शॉर्ट मूवमेंट के जो लालचों में ना फंसे, तो यकीन मानिए उसका भी आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। यानी वो भी एक अगर जागरूक नागरिक बन जाए तो जो भी सरकार है उनसे वो जवाब मांग पाएगा। अब देखिए ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक कार्टून और है, यहाँ पर पूरा विश्व है, विश्व का धन है, 2% लोगों का कब्जा है और एक बहुत छोटा सा भाग है, इस पर 50% जनता यहाँ पे सर्वाइव कर रही है बहुत छोटे से धन पर। आप देख पा रहे हैं किस तरह की विसंगतियाँ हैं हमारे यहाँ। तो ये सब चीज़ें, विसंगतियाँ कार्टूनों के माध्यम से आपके सामने रखी गई हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं था, इसमें यही नोट करने लायक था, वो आपने नोट करवा दिया है। अगला है सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, यानी सामाजिक विविधताएं जो हमारे यहाँ हैं उनमें सामंजस्य हम कैसे यहाँ पर देखें, सामंजस्य कैसे बिठाएं। तो देखिए ये डिपेंड करता है सरकारों पर। अगर सरकार यहाँ पर उचित रवैया अपनाएंगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मौजूद लोग हैं अगर उचित रवैया अपनाएंगे तो हम कहीं ना कहीं सामाजिक समानता भी प्राप्त कर पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा कि बेल्जियम ने अपनी विभिन्न जाति समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित कर दिया। वहीं हमें श्रीलंका का उदाहरण याद है। श्रीलंका क्या था, लोकतांत्रिक देश होते हुए भी वो एक गृह युद्ध की आग में झोंक दिया गया, क्योंकि वहां पर क्या था, सिंहली लोगों ने अपनी जो है बहुमत के आधार पर अपना जो है दबदबा कायम करने की बात रखी, और इस बात को लेकर वहां पर जो अल्पसंख्यक तमिल थे, तमिलों को ये बात नागवार गुजरी। ऐसे में संघर्ष यहाँ पे टकराव हुआ और टकराव की परिणति ये बनी, एक लंबा गृह युद्ध चला। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को जो है कैसे निपटा सकते हैं, ये डिपेंड करता है लोकतंत्र के स्वरूप पर। चूंकि हमारा लोकतंत्र बहुत हद तक कोशिश ये करता है कि हमारे यहाँ हमने प्रतिनिधित्व मूलक व्यवस्था रखी है। अब आप ये बात तो जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ बहुमत वाले लोग भी हैं, लेकिन भाई लोकतंत्र, आदर्श लोकतंत्र वही होता है जहाँ पर बहुमती नहीं, अल्पमत वाले लोगों को भी वरीयता दी जाए। आपने क्लास 9th में भी देखा था, एक क्लास का एक वहाँ पे सीन दिया गया था। एक क्लास 9th में एक क्लास में लड़के ज़्यादा थे,
और लड़कियां कम थी। और मैडम जब भी कोई चुनाव करवाती थी तो लड़कों के वोट ज़्यादा पड़ जाते थे, लड़कियों की जो बात होती थी दबके रह जाती थी। तो लड़कियां कहती थी भाई ऐसा कोई तरीका लाया जाए जिससे हमारी बात भी सुनी जाए। तो लोकतंत्र वही तरीका है। लोकतंत्र में क्या है, अगर ऐसे समूह, लोकतंत्र में लगता है कि ऐसे समूह हैं जिनका बहुमत नहीं है, तो उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जिसके तहत वो लोग भी किसके समान, यानी कि जो बहुमत वाले लोग हैं उनके समान अधिकारों की बात कर पाए, उनके समान लोकतंत्र में भागीदार बन पाए। ये बात आप पढ़कर आए हैं, यहाँ पर वही सब बातें दोहराई गई हैं, कोई नई बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोग अपेक्षा लगाते हैं लोकतंत्र से कि भाई सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध करवाएगी, अनेक तरह से सामाजिक विभाजनों को ये व्यवस्थाएं संभालती हैं। ये बात आप जानते हैं, इसे बेल्जियम ने संभाला। देखिए ये सब पॉइंट आप लिख कर आए हैं, मैं लिखवाऊंगा नहीं। तो टकराव कभी कभी विस्फोटक हो जाते हैं, श्रीलंका में भी देखा आपने। ठीक है, देखिए ये अभी मैंने से सब डिस्कस कर दिए पॉइंट। अब देखिए सामंजस्य कैसे बैठता है, बातचीत से बैठता है सामंजस्य। ये भी देखा है कि कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को पूरी तरह से स्थायी रूप से खत्म नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये टकराव कैसे समाप्त होगा, ये टकराव समाप्त होगा सामंजस्य से, यानी इनके बीच जो बातचीत से ही सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित हम कर सकते हैं। यानी लोकतंत्र ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम विभिन्न जो जाति समूह हैं इनके बीच एक सामंजस्य बना सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर वही बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है कि भाई ये होता है गैर लोकतांत्रिक में कि हम जो समानता की बात करते हैं या तो उनसे आंख छुपा लेते हैं या फिर उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सऊदी अरेबियन कंट्री टाइप देखे हैं, वहाँ पर बात तो होती है महिला अधिकारों की तमाम बार, लेकिन वो फोकस महिला अधिकारों पर नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे गैर लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। वहाँ पर क्या है, राजतंत्र है वहाँ पर कायम है। ठीक है, यहाँ पर वहाँ पर जो है वहाँ पर उनके जो राजा हैं, राजा का ही शासन चलता है, वो जो तय कर देते हैं वही होता है। वहाँ पर बात तो की जाती है कि हम बहुत जो है तरक्की कर रहे हैं, आर्थिक समृद्धि दर आप देख पा रहे होंगे जो है अरेबियन कंट्री टाइप कंट्रियों की ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो तमाम वहाँ पर वर्ग हैं उन वर्गों को सभी को समानता नहीं दी गई है, महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं की गई है। बहुत सारे अधिकार वहाँ पर आज भी जो है उन्हें दबाने की कोशिश की गई है, तो उन्हें लोकतंत्र नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो वो बातें यहाँ पर आप देखेंगे, उनकी कंपेयर में हम ज़्यादा बेटर हैं। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों का पूरा करना होता है। 2 शर्तें कौन कौन सी हैं, वो चीज़ें आप दोनों शर्तें आप लिख लीजिए और वो ज़्यादा बेटर भी रहेंगी, लिख लेंगे तो। देखिए पहली शर्त यहाँ पर आप पहला सेकंड वर्ड लिख लेना, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना होता है। पहला पॉइंट है लोकतंत्र का जो सीधे सीधे अर्थ है बहुमत की राय से शासन करना नहीं है, यानी बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि हमने अल्पमत का भी ध्यान रखा है, हमने यहाँ पर अल्पसंख्यक का भी ध्यान रखा है, हमने यहाँ पर जो हमारे यहाँ आर्थिक रूप से समानता व्याप्ति उस असमानता को कम करने के लिए, अवसरों में समानता लाने के लिए हमने आरक्षण का प्रावधान भी लेकर आए। आपने देखा होगा बहुत बार मैंने इस बात पर एक डिटेल्ड यहाँ पर लेक्चर भी दिया था और आपने उस अध्याय में भी देखा था, खुद स्वयं एनसीईआरटी भी ये कहती है कि हम आर्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए हमने जो अवसरों में समानता लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान रखा, क्योंकि जो जातियाँ सदियों से इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं मिला था, तो ऐसे में जो 50 यानी कि मान लीजिए ऐसे 500 सालों से पढ़ती हुई जातियाँ आ रही हैं, उनसे कैसे प्रतिस्पर्धा करती, तो इस वजह से हमने आरक्षण का प्रावधान भी रखा। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे प्रावधान रखे ताकि जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं समानता आए। दूसरी बात यह है, यहाँ पर बताया गया है दूसरा कारक यहाँ पे कि बहुमत के शासन का अर्थ ये नहीं है कि धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले में या हर चुनाव में हर व्यक्ति यहाँ पर भागीदार हो, यानी कि चाहे वो बहुमत में हो या फिर बहुमत में ना हो, हर व्यक्ति यहाँ पे भागीदार हो, अल्पमत वाला ही चाहे क्यों ना हो वो वहाँ पर भागीदार हो। यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए कोई भी जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है तो वो देश लोकतांत्रिक नहीं होगा, यानी हम किसी को जन्म के आधार पर नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है सामाजिक विभाजन में संघर्ष कैसे चल रहा है, ये बताया गया है, ये संघर्ष की स्थिति बताई गई है, तमाम कार्टून बताए गए हैं, अलग अलग राजनीतिक छवियाँ दिखा रहे हैं। अगली हेडिंग है नागरिकों की आज़ादी। देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग है नागरिकों की आज़ादी और गरिमा, गरिमा और आज़ादी। देखिए ये बात आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो गरिमा और आज़ादी के मामले में किसी अन्य से काफ़ी ज़्यादा हद तक बेटर है, आगे भी है, टकराव भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन टकरावों को निपटा लेते हैं, बातचीत करके उन टकरावों को निपटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती हैं, फिर भी जो समाज लंबे समय से गुलामी में रहे हैं उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। यानी कि जो लंबे समय से गुलामी में समाज जो रहे हैं उनके लिए ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि भाई अब ये आज़ाद हो जाए। जैसे हमारा देश जब आज़ाद हुआ था उस समय तमाम रियासतें थी, उन्होंने विरोध भी किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनसे कैसे निपटा था ये भी बात जानते हैं। देश के एकीकरण में तमाम रियासतें इस बात की पक्षधर थी नहीं कि लोकतंत्र स्थापित किया जाए, जो उन्हें लग रहा था उनकी रियासतें चली जाएंगी, उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी, तो उस वजह से विरोध भी कर रहे थे। तो कैसे करके हमारे लौह पुरुष जो बोले जाते हैं भारत के, उन्होंने उस स्थिति से निपटा।
तो कहीं ना कहीं जो नागरिकों की गरिमा है, नागरिकों की गरिमा का ध्यान जो है लोकतंत्र में रखा जाता है। दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं ने लंबे संघर्ष के बाद अपने अधिकारों की बात की है, और लोकतंत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए महिलाओं की बात को पटल पे रखा भी गया है। आज आप देख पा रहे होंगे राजनीतिक रूप से भी सही, राजनीतिक रूप से भी महिलाओं को यहाँ पर बराबरी में लाने के लिए बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जब हमारी आबादी में 50% महिलाएं हैं, तो फिर महिलाएं जो हैं तमाम जगह पर महिलाओं की स्थिति कम क्यों है, महिलाएं कमतर क्यों हैं। यानी हमारे यहाँ लगभग 50% जो महिलाएं जो हैं आज भी हैं, मौजूद हैं जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन फिर भी राजनीतिक संस्थाओं में या फिर अन्य संस्थाओं में महिलाओं की स्थिति कम क्यों है, ये बात पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम अलोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना तो वहाँ पर व्यक्तिगत आज़ादी की बात होती है, ना ही किसी की गरिमा, और ना ही वैधानिक रूप से मान्य है, और ना ही वह नैतिक रूप से मान्य है। वहाँ पर कोई गरिमा मान्य नहीं होती, किसी व्यक्ति को हम आज़ाद नहीं करते। वहाँ पर तो डिक्टेटरशिप या फिर राजशाही वहाँ पर कायम रहती है। यहाँ पर हमारे देश में बताया गया है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों को लोगों के समान दर्जे के समान अवसर के लिए दावे पर बल दिया है। लेकिन आज भी यहाँ पे देखा गया है हमारे यहाँ जातिगत भेदभाव दमन के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, तो और इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता है। जो हमारे यहाँ जो भेदभाव के बल देखने को मिलते हैं, उनके पक्ष में जो लोग बल देते हैं क्यों हम भेदभाव कर रहे हैं, उसके लिए कोई कानूनी या नैतिक बल नहीं है। वो पुष्टि नहीं कर पाते हैं क्यों भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन वो वही उनकी जो रूढ़िवादी सोच है, रूढ़िवादी सोच की वजह से भेदभाव कर रहे हैं, वो आज भी जारी है। तो कहीं ना कहीं आपने जो ऊपर एक पॉइंट अभी डिस्कस किया था कि लोकतंत्र व्यवस्था ने केवल और केवल राजनीतिक जो समानता सुनिश्चित की है, अभी भी आर्थिक और सामाजिक समानता की दृष्टि से हमारी सरकारें काफ़ी पिछड़ी हुई हैं। तो ये सब जो पॉइंट है लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आगे बात करते हैं कि बताया गया है कि भाई लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है, यानी कि यहाँ पर हमेशा इसकी परीक्षा चलती रहती है, हमेशा इसे कसौटी में कसा जाता है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई लोकतंत्र में सबसे बड़ी एक बात यह है कि लोगों को जब लोकतंत्र में थोड़ा लाभ मिलने लगता है तब तो लोग और लाभों की मांग करने लगते हैं। यानी जब हम लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं उनसे, तो अब वो बताते हैं कि भाई और अपेक्षाएं लगा बैठते हैं। यानी जो लोग लोकतांत्रिक सरकार में कभी मुंह नहीं खोल पाते थे, अब लोकतंत्र में आ गए तो उनकी थोड़ी सी मांग अगर पूरी कर दी है तो लोग उससे भी संतुष्ट नहीं है, लोग और भी मांग अपनी बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि भाई शिकायतें जो हैं, शिकायतों का बने रहना लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे समझने वाली बात है कि भाई लोकतंत्र में जितनी ज़्यादा शिकायतें रहेंगी, वो शिकायतें यहाँ पर ये बात साबित करती हैं कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं, लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, इसलिए शिकायतें निकल के आ रही हैं। शिकायतें नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाला वही लोग वो चल रहा था लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोग जैसा राजा ने कह दिया, जैसा जो तानाशाह ने कह दिया हमने मान लिया। लेकिन जब लोकतंत्र आया, लोकतंत्र अपनी बात कहना स्टार्ट किया लोगों ने, तो हम ये देख पा रहे हैं लोगों ने अपनी शिकायतों का अंबार लगा दिया। तो अंबार लगाने का मतलब ये है कि शिकायतें जितनी बनी रहेंगी उससे हमें पता चलेगा कि भाई लोग सत्ता में बैठे लोगों का एक कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। तो यहां पर आप लिख लेना पहला पॉइंट कि शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे हमें पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और इस सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब देखिए ये जो जातिवाद वाले जो है यहाँ पर, जैसे ये वाला था लाइन कि जातिगत विविधता, महिला अधिकारों वाली विविधता, इन सब के बारे में आप पहले लिख चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट नहीं करवाया। ये बहुत सारी चैप्टरों में मैंने नोट डाउन करवा दिया है। यहाँ पर जो चुनिंदा यहाँ पे पहलू थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। जैसे देखिए रोजा पार्क्स वाली कहानी है, ठीक है, जो सिविल राइट्स मूवमेंट्स की यहाँ पर नायिका बोली जाती हैं, ये बात आप जानते हैं कार्टून के जरिए। तो ये सब चीज़ें आप पढ़कर आए हैं यहाँ पर। अब इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए मेरी पूरी कोशिश रही है, मेरा पूरा प्रयास रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर जो है लेक्चर मिले, बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। डिपेंड करता है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर लाइक शेयर करेंगे तो जो लोग अभ्यर्थी बहुत बाद में जुड़ रहे हैं उन्हें भी लाभ मिल जाएगा। जैसे मैं देखता हूँ कमेंट बहुत सारे अभ्यर्थी करते हैं, सर काश हमें इस चैनल के बारे में पहले पता होता तो हमारी तैयारी और सुदृढ़ हो जाती। तो अब आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कम से कम अपने आसपास के जो आपके भाई हैं, आपके आसपास के जो मिलने वाले व्यक्ति हैं जो तैयारी कर रहे हैं या फिर अध्ययन रखने की चाह रखते हैं। यानी बहुत सारे लोग क्या है केवल अध्ययन की चेष्टा की वजह से पढ़ते हैं, उन्हें नौकरी वगैरह से मतलब नहीं है, केवल हम अपनी ज्ञान वर्धन करना है उसके लिए अध्ययन कर रहे हैं। उन लोगों को आप रिकमेंड कीजिए कि आप वीडियो देखिए, वीडियो पढ़िए, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।